प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर आई 611 कार्यक्रम और 2049 ब्याह। और ये में हमारे आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जो दिल्ली बटी, आदरणीय ललित तिवारी जो जालंधर बटी और डॉक्टर तिलक राज जोशी हमारे चंपावत बटी जुड़ी छन। कहानियों के क्रम में अखिल में निवेदन करना चाहनो डॉक्टर तिलक राज जोशी हूँ कि रोजे की चारी हमको एक नई कहानी आज ये पटल पर सुने भी खिताब करा। मैं बहुत प्रणाम करते हुए उन्हें स्वागत करना, अभिनंदन। जय हो। स्वागत सर। धन्यवाद। मोहन कृति पटल में सबन प्रणाम। और आज मैं एक नई कहानी अधिकार लीदे रहा हूँ जमे मनोवान वैज्ञानिक स्थिति को वर्णन से अधिकार। एक लड़की नाम रेखा, उम्र यही 18-19 साल की, अपनी चारपाई पर लेटी है। वह काफी उद्विग्न दिखती है। वह कभी चारपाई पर लेटती है, कभी बैठ जाती है, कभी चारपाई पर लेटे लेटे दांतों से अपनी छोटी उंगली के नाखून को चबाती है। फिर कभी बैठकर पैरों को चारपाई से बाहर डाल हवा में हिलाती है। कभी कभी वह माथे पर बल डाल बल की रेखाओं को धीरे धीरे सहलाती है। वह बिल्कुल चुप है, लेकिन कभी कभी खामोशी को हे राम, हे भगवान अथवा छी बुदबुदाकर भंग कर देती है। जिस कमरे में वह बैठी है उसके सामने एक खिड़की है जिस पर एक झीना पर्दा पड़ा है। उसकी चारपाई खिड़की के पास लगी होने के कारण दूसरे कमरे का दृश्य व आवाज वह देख सुन सकती है। दूसरे कमरे में उसका भाई राकेश व एक अन्य कोई लड़की जिसको वह सिर्फ नाम से जानती है बैठी है। न मालूम क्यों आ गया है। वह सोचे जा रही है, सोचे जा रही है और सोचे जा रही है। घर की, बाहर की, देश की, परदेश की तथा अपनी व बिरानी बातें वह सोच रही है। ओह हे भगवान, भगवान, भगवान क्या होता है? मेरा सिर, आज मुझे क्या हो गया है? सिर दर्द? नहीं तो उफ, मैं मर नहीं सकती। मेरे मरने पर कौन रोने वाला है? न बाप, न भाई और न कोई और। भाई, भाई को मेरी क्या पड़ी है? जब देखो कोई न कोई एक हीरोइन को उठा लाता है। वे उल्लू की पट्टियां नहीं, वे नहीं, ये नहीं, ये मर्द उल्लू के पट्टे हरामी होते हैं। हरामी क्यों हुए ये हरामी? ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं? छी, वे दोनों ऐसे मनहूस दिन भी कैसे खुश हैं? भाई साहब भी इस कलूटी को छाती से चिपकाए हुए हैं। कलूटी नहीं तो कलूटी कहाँ है? साली कितनी खूबसूरत है। भगवान ने भी इन छिजोरियों को रूप का पिटारा दे दिया है। तो मुझे क्यों चिढ़ होने लगी? मैं उल्लू की पट्टी ही हूँ। न मालूम क्यों अपने को बेकार में परेशान करने लगती हूँ। क्या क्या कह रही है वह भाई साहब से? कहा, यही ना, आज का दिन कितना खूबसूरत है। ये तो सही है, तो सही, चाहे मेरे लिए नहीं। सुंदर पर्व, सुंदर मौसम और सुंदर मिलन। मिलन? हाँ, मिलन। दो दिलों का, दो प्राणों का और दो प्रेमियों का। दोनों के
बगल से दोनों के जोर की हंसी की आवाज आती है। यह क्या, पागल हो गए हैं ये? कोई इन पागलों की हंसी सुन लेगा तो क्या कहेगा? इनको तो अपनी लाज शर्म का ख्याल भी नहीं रहता है। उसी समय हवा के झोंके से सारी खिड़कियां खटकने लगी और खिड़की और दरवाजों पर लगे पर्दे इधर उधर लहराने लगे। अरे यह क्या, मंजू भाई साहब को राखी पहना रही है? अरे आज राखी का दिन है। हाँ हाँ, है तो सही। क्या प्रेमिका भी प्रेमी को राखी पहनाती है? नहीं, यह तो कभी नहीं सुना गया। क्या कह रहे हैं भाई साहब उसे? यही ना कि मंजू, क्या मैं तुम्हारी राखी का मान रख सकूंगा? मान रख सकूंगा? क्यों नहीं? क्या यह मंजू का उत्तर है? क्यों वे एक दूसरे को नाम से ही संबोधित क्यों करते हैं? इनका कोई रिश्ता नहीं न हो, पर भाई साहब उसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या वह उसे बहन स्वीकार कर चुके हैं? यह तो ठीक ही है। नहीं नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उनकी बहन हूँ। मुझे उन्हें सबसे अधिक प्यार करना चाहिए, सबसे अधिक। हाँ हाँ, सबसे अधिक, कम से कम लड़कियों में। चाहे उन्होंने मंजू को बहन स्वीकारा हो, फिर भी गलती की है। मैं हूं तो सही। अब क्या चाहिए उन्हें बहन? काश वह मंजू को प्रेमिका के रूप में स्वीकारते। छी, अभी तो मैं प्रेमिका के रूप में है करके चिढ़ रही थी, अब ऐसा क्यों? मैं कैसी कैसी गंदी बातें सोचती हूँ। गंदी क्यों, ठीक ही सोचती हूँ। इस उल्लू की पट्टी ने मेरा अधिकार छीना है। एक तेज चीख से रेखा का ध्यान टूटा। मंजू चिल्ला रही थी, भाई साहब, ओ माँ, माँ, री कोबरा ने खा दिया। रेखा मंजू को सांप द्वारा काटे जाने की उम्मीद के साथ साथ भय व निराशा से विद्युत गति से खिड़की के रास्ते से भय व प्रसन्नता से विद्युत गति से खिड़की के रास्ते दूसरे कमरे में कूद गई। प्रसन्नता इसलिए कि उसने सोचा कि उसे सांप ने काट दिया, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी स्फूर्ति व आनंद लुप्त हो गए। उसने देखा मंजू को नहीं, राकेश को सांप ने डस दिया था। काला नाग दीवार की छत पर पहुंच गया था। मंजू रोते हुए राकेश के पांव को दबा रही थी। रेखा चिल्लाई, डाइन, तुमने मेरे भाई को खा दिया, अब क्या रोती है? बहन क्या बकती हो, मैं ठीक हो जाऊंगा, राकेश ने कहा। राकेश ने यह बुझे बुझे स्वर में कहा। रेखा के कथन का प्रतिवाद किया। रेखा अब मंजू को नोचे जा रही थी, बकते जा रही थी। काली, तू ही मेरे भाई को मारने आई, कमीनी, तेरा क्या लगता था राकेश? क्यों आई है यहाँ? भाई और क्या, मेरा यही तो भाई है। राखी राखी बांधने आई थी। चुप रह कमीनी, अगर भाई था तो तू मर क्यों नहीं रही है? चुप व शांति क्यों खड़ी है? अभी अभी तेरे आंसू सूख क्यों गए हैं? अचानक मंजू ने पीछे की ओर लौटकर टेबल पर पड़े उस चाकू को उठा लिया जिससे उन्होंने अभी अभी सेब छिले थे और सेब छिल कर खाए थे। वह तेज आवाज में बोली, चली जा यहाँ से, अन्यथा यहीं पर तेरी लाश गिरेगी। रेखा पीछे पीछे को बढ़ती गई। वह दरवाजे पर पहुंचकर पीछे को लौटते हुए भाग गई। भीतर लौटकर मंजू ने तुरंत अपनी चुनरी लंबाई में काट कर राकेश का पैर घाव के ऊपर नीचे कस कर बांध दिया
और घाव से खून चूस चूस कर थूकती रही। फिर राकेश को हिम्मत बधाते हुए उसने शेविंग ब्लेड से घाव पर क्रॉस का गहरा चिन्ह लगा दिया तथा काफी खून निकाल दिया। उधर रेखा ने भागकर पड़ोसी लोगों से शिकायत की कि मंजू पागल हो गई है और चाकू से उसे मारने आई है। तो कुछ लोग वस्तुस्थिति देखने रेखा के साथ उसके कमरे तक आ गए। मंजू ने सभी लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि राकेश को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, उसे जहरीले सांप ने काटा है। और डॉक्टर खाता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने राकेश के फर्स्ट एड करने के लिए मंजू की पूरी प्रशंसा की और बतलाया कि फर्स्ट एड न मिलने पर राकेश की मृत्यु निश्चित थी, किंतु मुंह से जहर शोषित करने को खतरनाक बतलाया, क्योंकि मुंह पर या आंतों में घाव होने की स्थिति में वह मंजू के लिए घातक हो सकता था। अस्पताल में साथ गए लोगों ने भी मंजू की साहस तथा उसकी दूरदर्शिता कार्य की सराहना की। रेखा को भी अपनी कार्य व्यर्थ की ईर्ष्या से ग्लानि होने लगी और भाग उठी। उसने रेखा ने मंजू के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, दीदी मेरे भाई को तुमने बचा लिया। मैं केवल अपने अधिकार के विषय में सोचती रही, किंतु कर्तव्य का निर्वहन न कर सकी। मंजू ने कहा, बहन हमारे भाई को भगवान ने बचाया है, यदि तू पड़ोसियों को न बुला लाती तो वह इतनी जल्दी अस्पताल कैसे पहुंच पाता। सुन, मैं तेरा अधिकार कभी नहीं छीनूंगी, तेरी ईर्ष्या स्वाभाविक है। रेखा पुनः मंजू के गले लगकर कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दे और भैया पर मेरे से अधिक तेरा अधिकार है। राकेश ने दोनों बहनों को एक साथ गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों का मुझ पर समान अधिकार है। हेलो। तो ये है अधिकार नामक कहानी। बहुत बढ़िया जोशी जी। अधिकार कर्तव्य में निहित है। हाँ, अधिकार कर्तव्य में निहित है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कथानक। बहुत बधाई आप लोगों को, आभार। हाँ, ये मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ये कहानियां मेरी अपने परिवेश से होती है और बाई चांस मैं आपको बताऊं मेरे हम लोग 7 भाई हैं, मेरी एक ही बहन है। तो मैंने नोट किया, जब मैं कभी किसी बाहर की दूसरी लड़की को बहन कहता था तो मेरी बहन बहुत चिढ़ती थी कि जब मैं बहन हूँ तो आप दूसरे को बहन क्यों कहते हो। तो तब मुझे इस प्लेटफॉर्म में ये कहानी बनाने की सूझी। वाह बहुत बढ़िया। जय। चलिए, बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए। मैं आभारी छूँ। बहुत सुंदर आप हम ज्ञान वर्धन ले करो, आनंद ले हमको प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद आपको सर। प्रणाम।